आज है 23 जून 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं आज जो हमारे काम के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ जो ये कॉर्नर पे आर्टिकल हमें दिख रहा है, ये आर्टिकल जो है ये बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड से रिलेटेड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम इसे देखेंगे। और इसके नीचे का ये जो आर्टिकल है ये सऊदी अरबिया से रिलेटेड है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं, हम इसमें देख लेंगे। ये जो बीच का आर्टिकल हमें दिख रहा है, कीपिंग द सिक्स्थ रिपब्लिक ऑन ट्रैक, ये मैक्रोन से रिलेटेड है। फ्रांस की पॉलिटिक्स को इसमें डिस्कस किया गया है। हमारे काम का ये आर्टिकल नहीं है, तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो नीचे का आर्टिकल हमें दिख रहा है, ये प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटीज ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड आर्टिकल है। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं, हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर जो आर्टिकल्स हैं, एक जो आर्टिकल आया है फ्राइडे को, एक आर्टिकल आता है जिसमें तीनों व्यूज डिस्कस किए जाते हैं, लेफ्टिस्ट व्यू, राइटिस्ट व्यू एंड सेंटर व्यू। तो इसमें लिकर प्रोहिबिशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसमें तीनों व्यूज डिस्कस किए गए हैं। तो इस आर्टिकल में जो कुछ भी अच्छी बातें हैं हम उसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो नीचे हमें आर्टिकल दिख रहा है, ये कॉर्नर पे, ये सेडिशन से रिलेटेड आर्टिकल है। कुछ एक पॉइंट्स हैं ठीक ठाक हैं, इसको देखेंगे हम। इसके अलावा ये जो नीचे आर्टिकल है, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, जिसको अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाने वाला है। तो चलिए फिर हम अपनी डिस्कशन को इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम पहला इशू उठाते हैं जिसमें हम बात करते हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, हमारा बैंकरप्टी एंड इंसॉल्वेंसी कोड है, उसमें आरबीआई को काफी पावर दी गई है जिसके तहत वो ऐसे कॉर्पोरेट्स पर या बोरोवर्स पर एक्शन ले सकते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेने के बाद अपने लोन को टाइम से पे नहीं किया है और वो कॉज बने हैं बैंकिंग एनपीए को बढ़ाने में। तो अभी सेंट्रल बैंक ने जो एक उनकी इंटरनल एडवाइजरी कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पे 12 कॉर्पोरेट बोरोवर्स जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का मूड बनाया है। तो ये जो 12 कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ का एनपीए इनके सिर पर है। तो इनके खिलाफ रिजर्व बैंक का जो एटीट्यूड अभी है वो काफी स्ट्रिक्ट है। तो देखते हैं कि आगे और क्या बातें हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या क्या बातें हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, उसमें यह है कि अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके क्रेडिटर्स जो होंगे, जो या फिर कई सारे क्रेडिटर्स हैं तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हम बोल सकते हैं, उनके अंडर में आ जाएगी। उनके पास 180 दिन का टाइम होगा कि उसमें वो इवेल्युएट कर लें, आपस में कंसेंसस बना लें कि उस प्रॉपर्टी को कैसे लिक्विडेट करना है या किस तरीके से जो उनका पैसा है या जो उन्होंने लोन दिया है उसको कैसे रिकवर करना है, उसकी वो प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में वो ये है कि इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो उसके प्रोसेस को कंटिन्यू करें और देखें कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आगे हैं वो ये है कि इसमें एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो किसके लिए है, क्या ये केवल इंडिविजुअल्स के लिए है, क्या ये केवल कंपनीज के लिए है? तो जो हमारा जवाब है वो ये है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ये ट्रिब्यूनल्स यानी कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों के लिए ही है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल एम्फेसिस देकर इस बात को याद रखिए आप। दूसरा जो इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, इसका जो जुरिडिक्शन होगा वो कंपनीज के ऊपर होगा। इसका काम है कि ये कंपनीज को देखे कि उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से उनका पैसा, उन्होंने पैसा फंसा के रखा है, उसको कैसे रिकवर करना है। ठीक है, अगली बात जो हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। एक बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जिसका जो काम है कि जो कुछ भी बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं या जो ये पूरा लॉ है, इसका जो ओवरऑल रेगुलेशंस हैं ये बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आज जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसे हार्ड स्टेप्स ले रहा है इन कॉर्पोरेट्स के खिलाफ, 12 कॉर्पोरेट्स के खिलाफ। तो हम देखते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है हमारे बैंकिंग सिस्टम का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, अप्रोक्सीमेटली 7 लाख करोड़ हो चुका है। दूसरा, ऐसी इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी इंटरवेंशन किया जाए। ठीक है, इसके अलावा
ऐसे स्टेप्स लेना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है इसके हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखा जा सके, इस साथ ही इकोनॉमी पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना आए उस चीज को भी मेंटेन रखना है। और इन सारी चीजों के लिए जो बैंक के स्ट्रेस्ड जो बैंक्स हैं या जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनकी रिकवरी होना जरूरी है और उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। टाइमली रिकैपिटलाइजेशन हो बैंक्स का इसलिए भी जरूरी है कि ऐसी कंपनीज पर या कॉर्पोरेट्स पर एक्शंस लिए जाएं जिन्होंने बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ाकर रखा है। तो एक सवाल यहां आता है कि आखिर ये रिकैपिटलाइजेशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, सामान्य शब्दों में जो रिकैपिटलाइजेशन है वो ये है कि जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है या उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो इस कंडीशन में जो उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं या फिर ओनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस कंपनी को उस सिचुएशन से बाहर निकालें, ठीक है, उसकी स्मूथ रनिंग के लिए वो काम करे। इसके लिए जो भी टूल्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं करें, जैसे कि वो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अपनी कंपनी की या उसके लिए कुछ अच्छी पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं। अगर पैसे की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये जो प्रोसीजर है, कंपनी अगर स्ट्रेस्ड है उसको अच्छी कंडीशन में लाना या बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस चल रहा है, कंडीशंस खराब हैं, तो उसको सही कंडीशन में लेकर आना, ये रिकैपिटलाइजेशन कहा जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो उनमें जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट है। तो बैंकिंग सिस्टम को सही करने की जो जिम्मेदारी है, उसके रिकैपिटलाइजेशन की जो जिम्मेदारी है वो हमारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने के तहत जो एम्पावरमेंट है आरबीआई का, उसके तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो हम यहां देख रहे हैं वो ये है कि जो यहां पर आर्टिकल में टर्म इस्तेमाल किया गया है वो जीएनपीए है, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, हम ध्यान देते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, या फिर हम उसको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल सकते हैं, या और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो हम देखते हैं कि यहां पर मैंने एक सामान्य सा छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, अगर नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके साथ प्रोविजंस को जोड़ दिया जाए या प्रोविजनिंग मनी को जोड़ दिया जाए तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाता है। अब ये प्रोविजनिंग मनी क्या है, ये समझने वाली बात है कि प्रोविजनिंग मनी आप समझिए सामान्य भाषा में कि क्या है। प्रोविजनिंग मनी ये है कि जब भी कोई बैंक किसी भी कारपोरेट को या इंडिविजुअल को लोन देती है तो वो इस बात को मानकर चलती है कि जो सारे पैसे हैं वो रिकवर नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है वो एक बैंक ने किसी को लोन दिया, तो वो ये अंदाजा लगा के रखता है कि चलो भाई अगर मुझे 1 लाख रुपीस रिकवर नहीं होंगे तो 90,000 तो रिकवर हो ही जाएंगे। अगर 90,000 रिकवर होंगे यानी 10,000 का लॉस होने की संभावना है, तो बैंक पहले से ही अपने स्टॉक में से उस लॉस को रिकवर करने के लिए 10,000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करके रखती है। तो ये जो 10,000 रुपीज है इसे हम प्रोविजनिंग बोल सकते हैं, इसे हम प्रोविजनिंग मनी बोल सकते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल है कंपनी 10,000 रुपीज रिकवर नहीं कर पाते हैं बैंक उससे या फिर वो 10,000 रुपीज नहीं लौटाते हैं, तो बैंक अपने उस अकाउंट में से प्रोविजनिंग मनी को उसमें ऐड कर देगा और जो अकाउंट है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें कि ग्रॉस एनपीए इसमें क्या हुआ है, तो 1 लाख रुपए सपोज करिए कि जो बोरोवर था उसने सिर्फ 50,000 रुपए ही वापस किए या लिक्विडेट करने के बाद हमें केवल 50,000 रुपए ही मिल पाए। तो अब हम देखें तो जो ग्रॉस एनपीए है हमारा वो 50,000 रुपए हो गया। जो 1 लाख में से 50,000 रुपए बैंक को वापस नहीं मिले वो ग्रॉस एनपीए हो गया। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि बैंक ने 10,000 रुपए ये प्रोविजनिंग मनी में तो निकाल के रखी थी, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा नुकसान तो इसको नहीं बोल सकते। तो ये 10,000 हम इस ग्रॉस एनपीए में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो जो नेट एनपीए निकल के आएगा वो सिर्फ 40,000 रुपए होगा, ठीक है। तो यहां पे जो 7 लाख करोड़ की बात की जा रही है ग्रॉस एनपीए है, मतलब जो थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग मनी बैंक से निकाली होगी वो इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन सी कंपनीज है जिन्होंने इतना सारा एनपीए बढ़ा के रखा है। तो आरबीआई ने नाम रिवील नहीं किया है, आरबीआई हैज नॉट डाइवर्स द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टिंग बिजनेस। जो 12 कॉर्पोरेट्स हैं उनके नाम आरबीआई ने रिवील नहीं किए हैं।
इसका जो मतलब है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने किसी बोरोवर को, किसी बैंक ने लेंड किए हैं पैसे और वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और अपने पैसे को रिटर्न नहीं कर पाता है, तो क्या ये सही है कि उसके नाम को रिवील कर दिया जाए, उसको डिफेम कर दिया जाए? डेफिनेटली नॉट। रघुराम राजन जी ने बोला था कि अगर कोई बैंक करप्सी करता है और चूंकि बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट होता रहता है तो उसको डिफेम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जब आप किसी कंपनी को डिफेम कर देते हैं तो उसके कई सारे निगेटिव रिपरकशंस होते हैं। वो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनके रेट्स गिर जाते हैं, वो कंपनी और भी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। दैट्स वाई नाम रिवील नहीं किए जाते। लेकिन आरबीआई ने ये चीज तो क्लियर की है कि ये जो कंपनी स्ट्रेस्ड हैं ये मेनली स्टील मेकर कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो स्टील मेकर कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किस वजह से लॉस में गई हैं, ये भी देखने वाली बात है। दो कारण यहां पर आर्टिकल में बताए गए हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं ग्लोबल लेवल पे वो काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं। ये एक तो पहला कारण हो गया। दूसरा ये हो गया कि हाल के सालों में जो डिमांड है स्टील या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो काफी कम हुई है। इस वजह से ये जो कंपनीज हैं ये लॉस में गई हैं और इस वजह से जो इनका एनपीए है वो बढ़ा है। तो जो हम आगे बात देखने वाली है वो ये है कि जो हमारा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन को डील करने में या बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करने में। तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसमें जो प्रोसीजर को इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेंडर कंसोर्टियम को दे दी गई है। यानी जिन्होंने पैसा लेंड किया है उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस प्रोसीजर को इनिशिएट करें। दूसरा, इस प्रोसेस को काफी स्पीडी बनाया गया है, यानी कि जो भी प्रोसीजर होगा उसको 180 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो 90 एडिशनल डेज लिए जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्टिकल एक बात कहता है कि देखिए अब ये 180 दिन या 90 डेज का जो टाइम फिक्स किया गया है ये तो कोड की बात है, ठीक है। अब रियल वर्जन इसका क्या होगा, कितना टाइम एक्चुअली लगेगा, कितने समय में केसेस को सॉल्व किया जाएगा, दीज आर द टॉक्स ऑफ फ्यूचर। ये सारे बातें जो हैं ये भविष्य की बातें हैं, क्या होगा ये देखा जाएगा। चूंकि जो अभी ये कोड है या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं ये अभी इन्फेंसी की कंडीशन में है, यानी बहुत ही इनिशियल फेज में है, ठीक है। तो क्या आगे रिपरकशंस होंगे ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पहले इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी से रिलेटेड लॉस थे उन सभी को इस नए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, यानी कि उनको इसमें मिक्स कर दिया गया है। अब इसके चलते जो बोरोवर्स हैं उनके पास बहुत कम लीगल चॉइसेस हैं। बहुत ज्यादा बोरोवर्स को लीगल चॉइसेस नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम में जाते हैं केसेस को लेकर तो प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाता है और इससे बैंक्स को काफी लॉस होता है। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए जा सकते, ठीक है। अब ये देखना है कि जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, लेंडर कंसोर्टियम जो है वो जितना जल्दी प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनके लिए उतना जल्दी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये जो हमारा आर्टिकल था इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी थी, हमने इन बातों को डिस्कस किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा ये दूसरा आर्टिकल है ये सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान जो थे इनको क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब ये जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि मोहम्मद सलमान या मोहम्मद बिन सलमान है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया में हमारी तरह डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं है या फिर वहां पर इलेक्टेड अथॉरिटीज का सिस्टम नहीं है, वहां पर मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि राजा चुने जाते हैं, सम्राट चुने जाते हैं, ठीक है। तो अभी 2 साल पहले वहां पर सलमान बिन अब्दुल अजीज मोनार्क बने थे। तो उन्होंने जो उनके बेटे थे, ये जो हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, ये उनके बेटे हैं जो कि प्रेजेंट में वहां के मोनार्क हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज, ठीक है। तो अब देखिए जब वो मोनार्क बनते हैं तो वो अपने बेटे को डिप्यूटी क्राउन प्रिंस अपॉइंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्राउन प्रिंस वो अभी बने हैं, इसके पहले वो डिप्यूटी क्राउन प्रिंस थे। तो जब वो डिप्यूटी क्राउन प्रिंस थे तो कोई ना कोई तो क्राउन प्रिंस रहा ही होगा, ठीक है। तो उस समय जब ये डिप्यूटी क्राउन प्रिंस थे तो उस समय जो क्राउन प्रिंस थे वो इनके कजिन थे, जिनका जो नाम था वो था मोहम्मद बिन नईफ, ठीक है। ये उनके कजिन थे जो कि उस समय क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। ये जो इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली वो ये है कि जब मोहम्मद बिन सलमान डिप्यूटी क्राउन प्रिंस थे
तब भी जो इनका इन्वॉल्वमेंट था वो सऊदी अरबिया की पॉलिटिक्स में काफी डोमिनेटिंग था। ये कई सारे डिसीजंस काफी स्पीड से लेते थे और इन्होंने अपनी जो रीच है, जो अपना इन्फ्लुएंस है, वो वहां के पॉलिटिक्स में मेंटेन किया। इस बात से मोहम्मद बिन नैफ को काफी टेंशन भी हुई, जो उनके कजिन थे और एट दैट मोमेंट क्राउन प्रिंस थे, तो काफी टेंशन दोनों लोगों में मेंटेन होकर रखी थी। बट लेटर ऑन अभी हमें देखने को मिला कि जो किंग सलमान थे, जो वहां के मोनार्क थे, सम्राट थे, उन्होंने सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करते हुए जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, इनको वहां का क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया है। अब एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि जो इस समय वहां के मोनार्क हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो उनका जो एरिया है, जो उनके वो उनके पैलेस तक ही लिमिटेड है। मतलब कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो भी इस समय क्राउन प्रिंस है वो ओरिजिनली डिफैक्टो रूलर है सऊदी अरेबिया का, तो सारे डिसीजंस अभी इन्हीं के पाले में हैं। तो ये इस समय वहां के पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं और वहां के डिसीजंस ले रहे हैं। हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले तो कुछ रिफॉर्म की बातें भी की हैं मोहम्मद बिन सलमान ने। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने रिफॉर्म के फॉर्म में की हैं? उनका ये मानना है कि जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी है वो बहुत लंबे समय तक ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। उनका मानना है कि अगर सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को इन फ्यूचर स्टेबलाइज करना है तो सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंसी नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने एक विजन 2030 यानी विजन 2030 भी लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है सऊदी अरेबिया की वो ऑयल पर कम करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो फाइनेंस को इनकरेज कर रहे हैं और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी इनकरेज कर रहे हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी बेहतर तरीके से ऑयल पे कम हो सके। इसके अलावा वो वुमेन राइट्स की भी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए हैं। इवन मैं आपको बताता हूं कि अगर उनको किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए जाना है तो किसी एक मेल गार्जियन के साथ जाना होता है, उनको वहां पर ड्राइव करने के लिए अलाउ नहीं है। अभी रिसेंट में मैंने एक केस न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें यह था कि कुछ फीमेल्स ने, कुछ वुमेन्स ने वहां पर एक कार के साथ पिक्चर्स क्लिक की थी, जिस पर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दे कैन नॉट इवन क्लिक अ पिक्चर बिसाइड अ कार। हालांकि इनका जो अप्रोच है वुमेन की तरफ वो काफी लिबरल है, ये बात करते हैं कि हाँ उनको कुछ राइट्स दिए जाएंगे और प्रोग्रेसिव हैं काफी मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन कुछ मुद्दों पर इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर इनका क्रिटिसिज्म होता है? तो हम ये देखते हैं कि इनका जो एक मेन क्रिटिसिज्म होता है वो यमन में इनके कैंपेन को लेकर होता है। यमन में ये हाउती रेबल्स के ऊपर अटैक इनका जो लगातार जारी हुआ है या इन्होंने इसके पहले जो किया है, इनका जो स्टैंड है सऊदी अरेबिया का हाउती रेबल्स के ऊपर वो ये है कि ईरान जो है वो हाउती रेबल्स को एज ए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है, वो हाउती रेबल्स की कंडीशन को कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में नहीं है। दैट्स वाई ये उनकी पैठ को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर इनका क्रिटिसिज्म होता है वो है इनकी एंटी तेहरान पॉलिसी। तेहरान के पर्सपेक्टिव में जो इनकी पॉलिसी है ये पॉजिटिव नहीं है, दैट्स व्हाई इनका क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत होता है। और अभी जो रिसेंट इशू चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में हो सकता है देखा हो, पढ़ा हो, कतर पर ब्लॉकेड लगाया गया है जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये किस तरीके से अपने आप को कंक्लूड कर रहा है। हम यहां देखते हैं जो आर्टिकल कहता है वो ये कहता है कि जो डोमेस्टिक रिफॉर्म की बात मोहम्मद बिन करते हैं वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जो वो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी ऑयल पर कम करने की बात कहते हैं वो अभी ऑन पेपर है, ठीक है, अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो अभी महज गवर्नमेंट के एजेंडे में है। काम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नो वन नोस। तो रह क्या जाता है? रह ये जाता है कि जो सऊदी अरेबिया की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो डोमिनेट कर रही है, और इनकी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है ये इस रीजन में, मिडिल एशिया का जो रीजन है, यहां पर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी और इसके जो रिपरकशंस हैं वो इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। अभी एक न्यूज कल के न्यूज़पेपर में थी, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने वहां पर फैमिली टैक्स लगाया है। फैमिली टैक्स जो उन्होंने लगाया है वो 100 रियाल है, ठीक है। 100 रियाल का मतलब यह है कि हर फैमिली को 100 रियाल का टैक्स देना होगा, जो कि हर साल 2 गुना होता जाएगा। नेक्स्ट ईयर 200 रियाल हो जाएगा, उसके बाद ये 400 रियाल हो जाएगा। तो इसका जो निगेटिव इंपैक्ट होगा वो इंडिया के रेमिटेंसेस पे पड़ेगा। वहां पर एक रूल भी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली सऊदी अरेबिया में ले जा सकता है अगर उसकी इनकम जो वहां पर है वो 85,000 के ऊपर है तो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आर्टिकल में इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे
सऊदी अरबिया का मैप है, ये है सऊदी अरबिया जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। सऊदी अरबिया, इसके बगल में कौन कौन सी कंट्रीज टच हो रही हैं हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर जॉर्डन इसको टच करता है, यहाँ पर इराक है जो टच कर रहा है, यहाँ पर साउथ में इसके देखें तो यमन और ओमान है, इस तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में बिल्कुल सिंपली कि सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय व्हिच टू वाटर बॉडीज, तो आपका जवाब होना चाहिए रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इससे मैं बता देता हूं, वो ये है कि इंडिया यहां पर चाबहार पोर्ट बना रहा है, देखिए यहां पर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द चाबहार पोर्ट इज सिचुएटेड, तो आपका जवाब होना चाहिए गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। कहां पर है चाबहार पोर्ट? गल्फ ऑफ ओमान में। जैसा कि मैंने कई लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछा तो मोस्ट ऑफ द पीपल का जो रिप्लाई था वो पर्शियन गल्फ था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चाबहार पोर्ट है वो पर्शियन गल्फ में नहीं है बल्कि गल्फ ऑफ ओमान में है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक मार्केट रूल्स 2017 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में जो बातें हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल्स है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस आर्टिकल से जुड़ी हुई हैं। बेशक इस जो रूल्स की बातें हैं वो इस आर्टिकल से एसोसिएटेड हैं, आर्टिकल की रूल्स की कुछ बातें हमें याद रहेंगी तो ये कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में या मेंस में अपने पॉइंट्स को फ्रेम करने में हमें हेल्प करेगा। तो इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैटल का जो ट्रेड है इस रूल के तहत वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है जो लैंड ओनर्स हैं, यानी जिसके पास जमीन है, जो फार्मर्स हैं, केवल वही कैटल को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कैटल खरीद रहा है तो उसको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट है, यानी कि वो एक किसान है और वो जो कैटल को खरीद रहा है वो स्लॉटर के लिए नहीं खरीद रहा है बल्कि एग्रीकल्चरल यूज के लिए खरीद रहा है, ठीक है। अगली जो बात है वो ये है, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी है, कि अगर किसी कैटल को कोई व्यक्ति खरीदता है तो वो अगले 6 महीने तक उस कैटल को बेच नहीं सकता। अब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है बट ये प्रोविजन यहां पर है, आपको याद रखना है। दूसरी बात जो है कि यंग और अनफिट एनिमल्स का ट्रेड नहीं किया जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहां पर, वो ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर और स्टेट बॉर्डर्स के 25 किलोमीटर के अंदर कोई भी एनिमल मार्केट नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी कैटल को कंट्री से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल अप्रूवल की जरूरत होगी, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है इस रूल में वो ये है कि एनिमल मार्केट जो लगाए जाएंगे वो प्री अप्रूवल पर लगाए जाएंगे। प्री अप्रूवल जो होगा वो होगा एनिमल मार्केट कमेटी का, ठीक है। एनिमल मार्केट कमेटी जो होगी उसका जो हेड होंगे वो मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे अगर जो सेंटर में रखा जाता है एनिमल्स को तो उसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो ओनर को पे करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज टू एनिमल रूल्स में हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बातें हैं। आर्टिकल में जो आर्टिकल लिखते हैं वो ये बताते हैं कि एनिमल ऑफ क्रुएलिटी रूल्स को 2 ग्राउंड्स पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो पहला ग्राउंड है वो ये है कि ये कुछ सर्टेन कम्युनिटीज के बिलीफ्स एंड क्रीड्स को हर्ट करता है। दूसरा जो है ग्राउंड है वो ये है कि इन रूल्स को जो फ्रेम किया गया है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत किया गया है। तो इस एक्ट का सहारा लेते हुए ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये मिसलीडिंग है, ठीक है। तो एक स्ट्रांग बेस तो इन रूल्स को दिया गया है बट ये मिसलीडिंग रूल्स हैं। तो इन 2 आधारों पर ये जो रूल्स हैं इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अदर क्रिटिसिज्म जो मैंने अपनी तरफ से यहां पर जोड़ दिए हैं वो ये हैं। ये दोनों बातें आर्टिकल में आपको याद रखनी है, ये और ये। बाकी जो ये 2-3 बातें हैं ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी हैं, आप इनको भी याद रखिए अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और इस मुद्दे पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ जाता है तो कुछ क्रिटिसिज्म आपके पास होने चाहिए एडिशनल, जिससे आप इस आर्टिकल को या इस क्वेश्चन को क्रिटिसाइज कर सके। जैसा पहले मैंने भी बात की थी कि अगर आपने किसी कैटल को खरीदा है तो आप उसे 6 महीने तक बेच नहीं सकते। अब ये दिक्कत हो गई कैटल ट्रेडर्स के लिए। आप सोचिए कि जो कैटल ट्रेडर्स होते हैं वो कैटल्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन अब तो काम खराब हो गया। अब वो अगर खरीद लेते हैं तो फिर 6 महीने तक तो बेच ही नहीं सकते। तो ये एक उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात है। दूसरी जो बात है, बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व कर दिया गया है इसमें। अब जो बहुत सारा पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, जैसा कि हमें पता है कि जो खरीदने या बेचने वाले लोग हैं वो मेजरली इलिटरेट और पुअर लोग हैं, तो उनको इस पेपर वर्क में बड़ी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज को बढ़ा
बढ़ावा देने वाला है। तो ये कुछ 4-5 क्रिटिसिज्म हमारे पास हो गए हैं। तो हमने पूरे एक्ट के प्रोविजंस देखे, हमने ये 4-5 क्रिटिसिज्म देखे, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए ताकि जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए आप इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आगे वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ये किसी भी कम्युनिटी के बिलीफ या क्रीड को वायलेट नहीं करता। उसके जस्टिफिकेशन के लिए कुछ बातें करते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। वो ये बोलते हैं सबसे पहले तो इन रूल्स का एक प्रॉपर सॉलिड बैकग्राउंड है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट। दूसरी बात, ये जो आर्टिकल है ये किसी भी प्रकार के काऊ या कैटल के स्लॉटर को बैन नहीं करता। ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट है ये किसी भी काऊ या कैटल के स्लॉटर को बैन नहीं करता। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात, दैट रूल्स डू नॉट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम ईटिंग बीफ। ये बात जनरल सी बात है, आपको याद रख लेनी है कि बीफ के कंजम्पशन पे भी रोक नहीं लगाता है। तो हम देख सकते हैं कि फिर ये करता क्या है, आखिर ये रूल्स फिर कर क्या रहे हैं। तो ये रूल जो कर रहे हैं वो ये है कि ये रेगुलेट कर रहे हैं कैटल्स के स्लॉटर्स को और उनके ट्रेड को। तो इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो भाई ऐसा कोई प्रोविजन तो इसमें है ही नहीं जो कि किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी या क्रीड के बिलीफ को हर्ट करते हो। तो इस तरीके से जस्टिफिकेशन की थोड़ी सी कोशिश इन्होंने की है। नेक्स्ट देते हैं आगे क्या है इस आर्टिकल में। आर्टिकल में देखते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये किस तरीके से आए हैं। क्या इन रूल्स को लाने का जो मोटिव है वो पॉलिटिकल है? तो ये कहते हैं नहीं, इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने का, इंट्रोड्यूस करने का जो बेस है वो पॉलिटिकल नहीं है। ये रूल्स सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बेस्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि कैटल्स के जो स्लॉटर हैं उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कानून बनाने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस क्यों दी, इस बात को हमें समझना है। देखिए होता क्या था कि यहां से बहुत भारी अमाउंट में, बहुत भारी नंबर में जो कैटल्स होते थे उनको नेपाल और अदर कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में एक फेस्टिवल होता है, गधीमई फेस्टिवल ये होता है। गधीमई फेस्टिवल में होता यह है कि बहुत सारे कैटल्स को स्लॉटर किया जाता है। ठीक है, तो गधीमई फेस्टिवल में कई सारे, ध्यान देने वाला है कि बफेलोज को स्लॉटर किया जाता है, नॉट काउज। इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में मेंशन किया है। ठीक है, तो स्लॉटर किया जाता है। तो जब इस बात की जानकारी मिलती है हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ये गलत है, यहां से कैटल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे वहां स्लॉटर होने के लिए। तो इसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी को भी कंस्टिट्यूट करता है जो इस बारे में सजेशंस को या इसके सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करती है। और इसका जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बनाया था। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जो ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के जो भी सजेशंस थे उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इन रूल्स का जो पर्पस है वो किसी भी तरीके से सिनिस्टर नहीं है या फिर इसका एजेंडा किसी भी तरीके से कम्युनल नहीं है, बल्कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। आगे जो बात है वो ये है, वो एक और इंपॉर्टेंट स्टैंड लेते हैं कि इसकी जो स्पिरिट है वो कम्युनल नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि इसी कोड में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और भी है, वो ये है कि किसी भी एनिमल को डेकोरेट नहीं किया जाएगा और ऑर्नामेंट्स नहीं पहनाए जाएंगे। अब आप देखिए कि साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है जिसे कहते हैं थिरुसरपुरम फेस्टिवल। थिरुसरपुरम फेस्टिवल जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है साउथ इंडिया का। इसमें एलिफेंट्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि बिना एनिमल्स के डेकोरेशन के वी कैन नॉट इमेजिन फॉर दैट पार्टिकुलर हिंदू फेस्टिवल। तो अगर इस आर्टिकल में ऐसी बातें भी की गई हैं, मतलब ऐसे प्रोविजंस भी रखे गए हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये टारगेट कर रहा है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये बातें हमने यहां पर देखी। अब हम आगे देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस आर्टिकल का। बहुत ही अच्छा और प्यारा कंक्लूजन उन्होंने इस आर्टिकल में दिया है। वो ये बोला है कि इंडिया में हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी पॉलिटी में बहुत ही फ्रेजाइल वन है, मतलब काफी वोलेटिलिटी है। हम एक बात और ये बोलते हैं कि इस ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में जिस तरीके की डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है, कई सारे डिफरेंट कास्ट के लोग, क्रीड के लोग, लैंग्वेज के लोग, कस्टम्स के लोग, कल्चर के लोग एक साथ आते हैं और मिलकर रहने का फैसला करते हैं, ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, और एक सेक्युलर और इगैलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं जिसके तहत वो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर चीज है। और इस समय अगर ऐसा कोई एफर्ट किया जाएगा कि यहां पर किसी भी प्रकार के कम्युनल
स्टेट को लेने की कोशिश की जाएगी तो कम्युनिटीज आर रेडी टू रिटेलिएट, ठीक है। तो हमें इस चीज से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। दूसरी एक बात और ये कहते हैं वो ये है कि हमें हर ऑफिशियल एक्ट को कम्युनल बायसनेस के मास्क से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो अलार्म करते हैं, ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं ये अलार्म भी करते हैं, बहुत अच्छे से अलार्म करते हैं उन कमेंटेटर्स को जो हर बात को कम्युनल बायसनेस के साथ देखने की कोशिश करते हैं। वो उनको ये बोलते हैं कि उनको जब भी वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को कम्युनल बेसिस पर क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत सोच समझ कर उन्हें ये काम करना चाहिए। नहीं तो हम सभी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जो एक बच्चा होता है वो जब भेड़ चराने जाता है तो चिल्लाता है भेड़िया आया, बट लोग उसको बचाने के लिए आते हैं और भेड़िया नहीं आता है। बट अल्टीमेटली जब भेड़िया आता है और वो हेल्प मांगता है तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं जाता है। तो इनका कहना है कि ये जो कमेंटेटर्स हैं हर बात को कम्युनल बायसनेस के साथ देखते हैं, इनकी कंडीशन भी उसी बच्चे की तरह हो जाएगी। जब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी सच में बनाएगी जिसमें किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा और वो इस बात को हाईलाइट करेंगे, पीपल विल नॉट बिलीव देम। तो इनको बहुत ही केयरफुली ऐसे मुद्दों को कम्युनल बायसनेस के साथ जोड़ना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है, यू कैन यूज इट, ठीक है। चलिए फिर हम आगे अपने अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर फ्राइडे को एक आर्टिकल 9th पेज पर आता है जिसमें एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक के 3 व्यू को डिस्कस किया जाता है, सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो यहां पर जो आज का आर्टिकल है वो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन किस चीज का? लिकर का प्रोहिबिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट व्यू डिस्कस करते हैं। लेफ्टिस्ट व्यू में मतलब इनका कहना, मैं आपको सामान्य भाषा में बताता हूं कि अगर मैं लेफ्ट व्यू डिस्कस करने जा रहा हूं इसका मतलब ये है कि ये अपोज करेंगे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को कि लिकर को बैन किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अपोज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स किए हैं लिकर को बैन करने की। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं कि 1972 में उन्होंने लिकर को बैन करने की कोशिश की। ये कहते हैं कि जब भी हम लिकर को बैन करते हैं तो लोअर क्वालिटी की जो लिकर्स होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, लोग उसे कंज्यूम करने लगते हैं, जिस वजह से बहुत सारी एट्रोसिटीज होती हैं, डेथ्स होती हैं। जैसे उस समय बताते हैं कि जब महाराष्ट्र में 1972 में लिकर को बैन किया गया तो खराब क्वालिटी के लिकर की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 100 लोगों की जान चली गई। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल देते हैं। इसके अलावा बताते हैं कि महाराष्ट्र ने उस समय परमिट रूम का सिस्टम लगाया था, मतलब कुछ रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स होते थे जहां पर उनके पास एक परमिट रूम हुआ करता था और जो लोग ड्रंकर्स होते थे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था और जो लाइसेंस ड्रंकर्स होते थे वो इन परमिट रूम्स में जाके लिकर कंज्यूम कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि बताते हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी ऐसे रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया है, बहुत इफिशियंसी नहीं आई है ऐसे रूल्स को इंप्लीमेंट करने में। इसके अलावा ये बोलते हैं कि हरियाणा ने इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, आंध्र प्रदेश ने इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को बैकफुट पे आना पड़ा। ये बात करते हैं। इसके बाद ये कुछ आयरॉनिकल बातें करते हैं, मतलब कुछ व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि गुजरात ने 1960 से लिकर बैन कर रखा है। बस जरूरत क्या है कि आपको एक ऐप चाहिए जिससे आप लिकर की होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। आयरनी है थोड़ी सी। दूसरा ये बोलते हैं कि नागालैंड ने भी 1989 से लिकर बैन कर रखा है और उसकी जो कंज्यूमिंग डिमांड है वो असम पूरी कर देता है, ठीक है। बिहार की बात करें तो उसकी डिमांड नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से पूरी होती है। तो ये आरामिकल बातें कर रहे हैं। दूसरा ये बताते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बैनिंग द लिकर। इनका कहना है कि जब आप लिकर को बैन करते हो तो इसका बेनिफिट तो कुछ खास नहीं होता, बस आप क्रिमिनलाइज कर देते हो इस एक्टिविटीज को, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि इसके बहुत डिजास्टर्स कंसिक्वेंस होते हैं, जैसे कि लोगों की हेल्थ पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है क्योंकि खराब क्वालिटी के लिकर जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। इकोनॉमी डिग्रेड होती है क्योंकि जो लिकर्स एंड टोबैकोज वगैरह हैं ये हमारी इकोनॉमी का रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जब आप इसको बैन करते हो तो नो डाउट इकोनॉमी का लॉस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इस चीज को रेगुलेट नहीं कर पाता और वो करप्शन के चलते वो अलाउ भी कर देते हैं कई बार कि हाँ आप कंज्यूम कर लो या फिर आप प्रोडक्शन कर लो, ठीक है। लिकर माफियाज इससे इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ निगेटिव बातें इन्होंने लेफ्ट व्यू में यहां पर डिस्कस की हैं। तो हमने ये लेफ्ट व्यू देख लिया। अब हम देखते हैं कि राइट व्यू क्या है, ठीक है। राइट व्यू में हम देखते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो अल्कोहल है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अल्कोहल इज स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री है कि वो इसे प्रोहिबिट करें या ना करें। दूसरी बात हम देखते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं लिकर को, ठीक है। आगे ये जो बात बोलते हैं कि जो बहुत सारे सर्वेज हैं वो ऐसा बताते हैं कि जो लोग भी लिकर को इंटेक करते हैं यानी शराब वगैरह पीते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और कई बार लिवर की प्रॉब्लम भी
होती है, ठीक है। एडवर्स हेल्थ और सोशल कंसिक्वेंसेस होते हैं, ये कुछ निगेटिव बातें बताते हैं। इनका कहना है कि लिकर को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये राइटिस्ट है। मैंने बताया कि जो लेफ्ट व्यू था उसका मतलब ये था कि ये गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, लिकर बैन की, लेकिन जो राइट व्यू है ये लिकर बैन की पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। तो इनका कहना है कि बहुत ही एडवर्स हेल्थ और सोशल कंसिक्वेंसेस होते हैं। इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है, ये पुअर लोगों को यानी गरीब लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है। जो पुअर फैमिलीज होती हैं उसमें जो मेंबर लेकर कंज्यूम कर रहा होता है वो बेसिक नेसेसिटीज को जो घर की होती है उनको दांव पर लगा देता है। कई बार वो लेकर कंज्यूम करके आते हैं, शराब वगैरह पीकर आते हैं, घर पर पिटाई कर देते हैं अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, ठीक है। तो कुछ सोशल कंसिक्वेंसेज भी इसके होते हैं, गाली गलौच वाली बातें भी हमने देखा ही है जो लेकर वगैरह कंज्यूम करते हैं, कई बार होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इट्स हैपेंस। दूसरी चीजें बोलते हैं कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, वो भी इस बात का ओपिनियन रखता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए लिकर का। ये गांधीयन प्रिंसिपल है, मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 47 में इस बात को बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू बैन लिकर विद द फेवर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा पॉजिटिव जो इन्होंने बोली हैं। इसमें कुछ और भी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ब्रॉड व्यू है इन्होंने, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से जब आप आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो आपके जो व्यूज होते हैं वो कितने डायरेक्शन से जुड़ते हैं। अब ये बताते हैं कि जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने डेवलपिंग फेज में थी तो उन्होंने भी समटाइम्स लिकर बैन किया। देखिए, लिकर बैन जब आप करते हो तो उससे होता क्या है कि जब भी किसी कंट्री का प्रोग्रेस होता है या किसी इंडिविजुअल का भी जब प्रोग्रेस होता है तो वो जो पैसे सेव करता है उससे होता है। तो जो भी सरप्लस आपके पास होता है वो आपकी ग्रोथ को इनहेंस करता है। तो इनका कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी लिकर बैन वगैरह इंप्लीमेंट किया गया था तो उस समय जो सरप्लस मनी आई थी उसने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया और दैट वाज द बेस ऑफ कैपिटलिज्म। अब आप देखिए कि किस तरीके से आप लिकर बैन को कैपिटलिज्म से जोड़ रहे हैं कि जो लिकर बैन होने के बाद लोगों के पास कैपिटल इंक्रीज होता है, वो इन्वेस्टमेंट में जाता है और इसने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। अल्टीमेटली ये बेस बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, ठीक है। ये बेडरॉक बना कैपिटलिज्म का और इसने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। तो इस तरीके से आपका जो माइंड होता है वो कई डायरेक्शन में सोचने में सक्षम हो जाता है जब आर्टिकल्स वगैरह को आप डिस्कस करते हो। अब आप लिकर बैन के इशू को कैपिटलिज्म से डिस्कस कर सकते हैं, इनिश जोड़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात उन्होंने बोला है कि अमेरिकन सिविल वॉर जब चल रहा था इसमें, हालांकि इसका जो मेन मुद्दा था हम सभी जानते हैं कि वो स्लेव लेबर थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, या वर्ल्ड हिस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में है। लेकिन इसके जो भी प्रोटैगोनिस्ट थे या एंटागोनिस्ट थे, यानी कि इस वॉर को सपोर्ट करने वाले लोग थे या अपोज करने वाले लोग थे, सभी लोगों ने प्रोहिबिशन के इशू को सपोर्ट किया था। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स इन्होंने यहां पर फेवर में दिए हैं। कंक्लूजन इन्होंने जो दिया है अपने इशू पर वो ये दिया है कि इंडिया को लिकर बैन करने की जरूरत है क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया के पास एक्सट्रीम पॉवर्टी है और इन्फेंट कैपिटलिज्म है। हमारा कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। तो इन चीजों को डील करने के लिए हमें लिकर बैन कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बैलेंस्ड व्यू यानी सेंटर व्यू। अब देखिए, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा जो सेंटर का व्यू था तो मुझे किसी भी तरह से ये बैलेंस्ड या सेंटर का व्यू लगा नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स तो किसी भी तरफ नहीं थे, सब निगेटिव ही पॉइंट्स थे। तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स ही इसमें हैं। आई डोंट नो किस तरीके से इसे सेंटर व्यू में रखा गया है, बट चलिए देख लेते हैं। जो भी पॉइंट्स इसमें हैं हम डिस्कस कर लेते हैं, बट ये पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कहने को तो ये सेंटर व्यू है बट एग्जैक्टली इट इज नॉट सेंटर व्यू। इनका कहना है कि बैन ऑन फूड एंड बेवरेजेस इज नीदर डिजायरेबल नॉट फिजिबल। इनका मानना है कि फूड वगैरह को, बेवरेजेस वगैरह को बैन करने की कोई जरूरत होती नहीं है, बिना मतलब का फ्रीडम को हैम्पर करने वाली बात है। इनका जो व्यू है वो ये है। ये कहते हैं कि ऐसा करके हम सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को रिलीजियस एंड रिचुअल्स में अपना इंटरफेयर करते हैं। यूएस की ये बात करते हैं, यूएस की ये बात जब करते हैं तो कहते हैं देखिए, यूएस में भी एक बार 13 साल के लिए लिकर को बैन किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 18th अमेंडमेंट भी किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया। इनका कहना है कि ये एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट था यूएसए की पॉलिटिक्स में जिसको निगेट किया गया ऑन द इशू ऑफ लिकर। तो मतलब लिकर बैन नहीं करना चाहिए, इनका ये मानना है, ठीक है। ये भी कहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको काफी नुकसान होता है, ठीक है। स्टेट के फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी नुकसान होता है, कई सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं लिकर
प्रोड्यूसिंग कंपनीज वगैरह में स्टेट के फाइनेंस को नुकसान होता है, हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और क्राइम्स भी बढ़ते हैं, इनका मानना है कि जब आप लिकर बैन करते हैं तो ड्रग रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट इन्होंने रखा है वो ये है कि जब आप बार्स को क्लोज कर देते हो, यानी ऐसे पब्लिक प्लेसेस को आप क्लोज कर देते हैं जहां पर लिकर कंज्यूम किया जा सकता है, तो फिर जो लोगों के घर होते हैं वो लिकर हाउस बन जाते हैं, मतलब लोग अपने घर में बैठकर लिकर पीना शुरू कर देते हैं और जो डोमेस्टिक पीस होती है आपकी फैमिली की वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये कुछ इन्होंने ग्राउंड्स रखकर ये बताने की कोशिश की है, देयर इज नो नीड टू प्रोहिबिट लिकर, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, तीनों व्यू डिस्कस किए, या यूं कह लीजिए 2 ही व्यू थे आज के आर्टिकल में, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं क्या है चीजें हमारे लिए। आगे एक आर्टिकल है वो सेडिशन से रिलेटेड है। सेडिशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है इस पे कंटेक्स्ट क्या है हम ये देखते हैं। इसका जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि अभी हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, फाइनल मैच था जिसमें इंडिया की डिफीट हुई, इंडिया हार गया इस मैच को। तो अब इस मैच के बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो 15 लोगों को मध्य प्रदेश में और 5 लोगों को राजस्थान में पकड़ा गया, क्योंकि ये लोग क्रैकर्स वगैरह फोड़ रहे थे और पाकिस्तान के फेवर में पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह के नारे वगैरह लगा रहे थे। तो हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश के, अब इन सभी लोगों को सेडिशन के चार्ज में रख दिया गया, क्योंकि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के फेवर में इंडिया के मैच हारने के बाद। हालांकि जो 15 लोग मध्य प्रदेश के थे उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन 5 लोग जो राजस्थान के थे वो अभी भी सेडिशन के चार्ज में हैं। एक जो कंटेक्स्ट में दूसरा इशू है वो ये है कि मसूरी की ये एक बात करते हैं आर्टिकल में कि वहां पर एक कश्मीरी फैमिली, कश्मीर टेरर्स की फैमिलीज थी जो कि पिछले 50 सालों से वहां मसूरी में रह रहे हैं। उनके घर में जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां का जो ट्रेड एसोसिएशन था उसने उनको ऑर्डर किया कि वो उस जगह को छोड़ दें। तो दैट इज द कंटेक्स्ट। सेडिशन से रिलेटेड जो भी कंटेक्स्ट इसमें आर्टिकल में दिया गया वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे देखते हैं कि आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में ये बोलते हैं कि सेडिशन का जो आर्टिकल है ये क्या कहता है। ये कहते हैं आर्टिकल के जरिए, जैसा कि हमें पता है हिंदुत्व और लेफ्टिस्ट व्यू लेकर चलता ही है, तो ये अपोज करते हैं इस चीज को। इनका मानना है कि किसी भी कंट्री की डिफीट, अगर कोई अपनी कंट्री की डिफीट को सेलिब्रेट करता है तो ये हालांकि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हमें डिस्टेस्टफुल लगेगा, ऑफेंसिव लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये क्राइम नहीं है। ये कहते हैं कि ये क्राइम नहीं है। देखिए ये इनका इंडिविजुअल व्यू है कि पाकिस्तान का जो स्लोगन है वो प्रीच करना क्राइम नहीं है। दैट इज द आर्टिकल्स व्यू, दैट इज नॉट माय इंडिविजुअल व्यू। आर्टिकल में बातें लिखी हैं। दूसरी जो बातें यहां पर हैं कि इसे हम सेडिशन की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। इनका कहना है कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो हम इसे सेडिशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके लिए इनके पास एक सॉलिड ग्राउंड भी है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इनमें समझिए कि आर्टिकल में बातें ऐसे ही की जा रही हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि कोई एक इंडियन ओरिजिन का सिटीजन है, वो ब्रिटेन में मैच देखता है और किसी एक पार्टिकुलर कंट्री को फेवर करता है बिना इस बात की केयर किए हुए कि उसकी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो किस देश को फेवर कर रही है। तो अब ये इनका व्यू है कि बिल्कुल सेम प्रोसेस है ये। और ये भी कहते हैं कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के स्पिरिट में नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री की डिफीट या विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप बोलता है कि हमें इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन सा देश हार रहा है या जीत रहा है। मतलब इनके हिसाब से कि इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, वी कैन सेलिब्रेट। ठीक है, चलिए आर्टिकल की बात है। आगे हम देखते हैं कि इनका एक कहना जो है वो ये है कि ये जो सेंसिबल थिंग्स हैं हमें क्या करना चाहिए, इन इश्यूज को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हमारे आसपास ऐसा कोई इवेंट होता है, कुछ स्लोगन्स वगैरह लगाए जाते हैं या कोई अनटेस्टफुल सेलिब्रेशन हमारे आसपास होता है तो हमें ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। क्यों इनका कहना है कि क्यों इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि जो लोग ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि उनको नोटिस किया जाए। ठीक है, ये बोलते हैं अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो एडमोनिश कर दीजिए, या इसका मतलब क्या है, धमका दीजिए या चेतावनी दे दीजिए, बट आप सेडिशन का चार्ज नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ कि स्टेट या सिविल सोसाइटी जो है वो उनको पनिश करे। आगे ये बात इसी से रिलेटेड बोलते हैं कि डेलिबरेट मिसयूज लगातार हो रहा है सेडिशन के चार्जेस का। इसके लिए बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी रूलिंग में ये बोला है कि सेडिशन के चार्जेस तभी अप्लाई होंगे जबकि इमीडिएट इंसाइटमेंट हो वायलेंस का। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे वायलेंस का इंसाइटमेंट हो रहा है, हम उसी को सेडिशन के चार्जेस में रखेंगे। और इनका मानना है कि क्रैकर्स फोड़ना या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इमीडिएट इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ये आर्टिकल कहता है। ठीक है,
ये कुछ बेस बताते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को अपहेल्ड किया है। ये कहते हैं कि 1962 में पहली बार केदारनाथ सिंह जजमेंट जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया था सेक्शन 124A को इंडियन पीनल कोड की, जो कि सेडिशन से रिलेटेड है, और इसमें इन्होंने इस बात को अपहेल्ड किया था कि सेडिशन के चार्जेस तभी लगाए जाएंगे जबकि वो इमीडिएट इंसाइटमेंट कर रहा हो वायलेंस का। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह केस में अगेन इस रूलिंग को अपहेल्ड किया और उन्होंने ये बोला कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना इज नॉट सेडिशन। ठीक है, इन्होंने 1962 की रूलिंग को 1995 में अपहेल्ड किया। और रिसेंट अगर हम बात करें तो 2016 में, सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपनी 1962 की रूलिंग को अपहेल्ड किया है। तो इनका मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि व्हाट इज द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन, तो सिविल सोसाइटी, पुलिस या फिर गवर्नमेंट को बिना मतलब या बिना किसी रीजन के सेडिशन के चार्जेस को इंपोज लोगों पर नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल का व्यू है। ठीक है, तो हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा आखिरी आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट तो यही है कि लोकसभा ने ये 23rd अमेंडमेंट बिल था हमारा, इसको पास कर दिया था अप्रैल में, और अभी राज्यसभा में ये बिल गया हुआ है और वहां पर इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है जिसको कि मानसून सेशन में पास हो जाने की संभावना है। तो ये जो बॉडी बनी हुई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसकी बातें यहां पर ये कह रहे हैं। इसका डेवलपमेंट इन्होंने यहां पर बता के रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था जब इंदिरा साहनी केस में, जो कि मंडल कमीशन के ऊपर था, और इन्होंने मंडल कमीशन के इस केस में ये बोला था कि एनसीबीसी का या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में फॉर्म किया जाना चाहिए। और इसी रूलिंग के तहत एक लॉ पास किया गया 1993 में और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टेचुरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया। अभी जो करंट अमेंडमेंट आया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस को स्टैच्यूटरी स्टेटस हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला है। ध्यान देना है, आपको याद रखना है इस बात को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप तो आर्टिकल 338 में ये इन दोनों बॉडीज को मेंशन किया गया है, जबकि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये एक स्टेचुरी बॉडी है और अब हम इस अमेंडमेंट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने वाले हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार यूपीएससी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर स्टेचुरी बॉडी या विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमें इन चीजों से बचना है और इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आगे आर्टिकल में यह है कि आर्टिकल जो 123rd अमेंडमेंट है जो इस आर्टिकल के नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये कहता क्या है। पहली बात तो इसमें एक छोटी सी बात कही गई है कि प्रेसिडेंट नोटिफाइड करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस कौन है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। अगर बात स्टेट्स की आएगी तो वो कंसल्ट करेंगे गवर्नर से इस बात को डिसाइड करने के लिए कि किन कास्ट को बैकवर्ड क्लासेस में रखा जाना है। अब देखिए डर क्या है, स्टेट्स को फियर कहां है? स्टेट्स को जो फियर है वो ये है कि इससे जो स्टेट्स के पास अथॉरिटी थी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट प्रिपेयर करने की वो कटेल हो जाएगी। ठीक है, एक जो दूसरा डर है वो ये है कि जो लैंग्वेज है इस 123rd अमेंडमेंट की वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि आर्टिकल 341 और 342 में है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। और उस लैंग्वेज से रिलेटेड एक केस 2004 में जो आया था, ईवी चिनैया केस, याद रखने की जरूरत नहीं है, ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह बात बोली थी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कास्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट अगर किसी चीज को नोटिफाई करता है इसका अल्टीमेट प्रेसिडेंट को तो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही करती है, हम देखते हैं तो बट ये मतलब आइडियोलॉजिकली प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट जब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को नोटिफाई करता है तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी से नहीं होगा। अब जो स्टेट्स को ये डर सता रहा है वो ये है कि अगर सेम वर्डिंग्स नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में भी हैं तो फिर जो स्टेट्स का से है बैकवर्ड क्लासेस में कास्ट को ऐड करने का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरमाइन करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आर्टिकल यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने यहां पर खत्म कर लिए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं यहां पर जो अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें। जो पहला क्वेश्चन है, द इफिकेसी एंड एक्चुअल टाइम फ्रेम इन विच द फंक्शंस विल बी परफॉर्म रिमेन टू बी सीन गिवन दैट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज स्टिल इन infancy, how it will be useful in strengthening the situation of इंडियन बैंकिंग सिस्टम एनालाइज। हमने इस आर्टिकल पे यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको क्वेश्चंस को समझ लेना है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ये किस तरीके से सिचुएशंस को डील करेगा, ये तो हम फ्यूचर में देखेंगे। और हमें इस चीज को बताना है कि कैसे ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। तो आप इस चीज को एनालाइज करिए और लिखने की कोशिश करिए इस आंसर को। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है कि एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट रूल 2017। तो इस क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करिए कि क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे जब ये जो रूल्स हैं, ये रूल जो अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस होंगे। आपको इसके आंसर्स को फॉर्मेट करने की कोशिश करनी है। कोशिश करिए कि आप आंसर्स में एक दो डायग्राम या पाई चार्ट बनाने की कोशिश करिए। इससे वैल्यू एडिशन होता है, आपके जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। तो फिर आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।